अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, कल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक समरी मूव की है 4 एडहॉक जज लगाने के हवाले से। उसके बाद हमने देखा पीटीआई की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है चीफ जस्टिस के खिलाफ कि ये अपनी एक्सटेंशन के लिए वो किया जा रहा है। फिर ये सवालात उठाए गए कि इसकी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो 4 एडहॉक जज लगाने के लिए चीफ जस्टिस ने समरी मूव की है, इसके मकासद क्या हैं? क्या वाक़ई कोई चीफ जस्टिस एक्सटेंशन के लिए अपनी कोई तैयारियां कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी जो मेजॉरिटी के लिए ये 4 जजेस लगाए हैं? इस पे तफ़सील से बात करेंगे और माज़ी में भी क्या जो एडहॉक जजेस लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे और जब लगाए गए तो उसके मकासद क्या थे? इस पे भी और उसके साथ-साथ जो चीफ जस्टिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये शायद जो मखसूस नशिस्तों वाला है केस, इस पे असरअंदाज होने के लिए ये 4 जज लगाए गए हैं। इन तमाम तर आइनी और कानूनी पहलू इसके ऊपर भी हम जायज़ा लेंगे और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से आपके इल्म में है कि कल हुकूमत ने एक बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इस पे जो हुकूमत की रिलायंस है उसमें मेन जो है वो 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हैं, इमरान खान के खिलाफ एजेंसीज़ और उसके साथ-साथ जो जेआईटीज़ बनाई गई थी मुख्तलिफ, उन्होंने 130 के करीब शवाहिद इकट्ठे किए हैं। वो तमाम शवाहिद क्या हैं इमरान खान के खिलाफ और कितना उन शवाहिद की वेटेज है लीगल अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके ऊपर भी तफ़सील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल एक बाकायदा समरी मूव कर दी है। 19 जुलाई को मीटिंग बुला ली है जुडिशल कमीशन की जिसमें 4 जजेस का उन्होंने वो किया है प्रपोज किया है जिनको बतौर एडहाक जज लगाना है। और उस समरी में उन्होंने कहा है कि ये वो जजेस हैं जिनकी जो ड्यूरेशन रिटायरमेंट की है वो 2 साल या उससे कम है और इस वजह से उनको वो लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने रीज़न ये भी जो समरी है उसमें ये कोट की है कि क्योंकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस हवाले से वो पेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो ये जो 4 जजेस हैं ये वो समझते हैं कि ये फिट हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उस पे हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से एक भरपूर जो है वो बयानिया बनाया गया, शुरू किया गया और उसके साथ-साथ जो हमने देखा कि शहबाज गिल है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये हुकूमत कोई मखसूस नशिस्तों का फैसला वो करने के लिए एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस ला रही है और इससे फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है उससे वो मुतासर होगा। फिर हमने देखा कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो भी इस हवाले से प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए और जो टाइमिंग है इसके हवाले से भी क्वेश्चन रेज़ करना शुरू हो गए। तो दरअसल इस पे अगर थोड़ा-सा हम पहले तारीख़ का देख लें कि क्या माज़ी में भी कोई इस तरह के जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए गए हैं या नहीं, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक ये डिस्प्ले भी कर दिया है। माज़ी में 2021 तक जो है वो पाकिस्तान बनने से लेके अब तक टोटल कोई 22 जजेस जो थे वो एडहॉक पे लगाए गए थे, जिसमें कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले जजेस थे, कुछ हाई कोर्ट से लिए गए थे एडहॉक जजेस के तौर पे और इनको जो है वो गाहे-बगाए एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता रहा। फिर अगर हम माज़ी करीब में देखें तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने दौर में 4 एडहॉक जजेस मुख्तलिफ टाइम में लगाए जिसमें जस्टिस जो है वो सरफ़हरिस्त जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का नाम भी वो है वो शामिल है। इसी तरह के और भी मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो उनको लगाया गया एडहॉक जजेस के तौर पे। एक एक बड़ा अहम और कानूनी एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक साबिक़ हमारे वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे निगरान वज़ीर-ए-आज़म मीर हज़ार खोसो आपको याद होगा वो एक रिटायर्ड जज हैं। जब जस्टिस सजाद अली शाह का दौर था बतौर चीफ जस्टिस के तो उन्होंने मीर हज़ार खोसो को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में ले आए और उस टाइम जो है वो उन्होंने फैसला वो कोई मुख्तलिफ वो कर रहे थे जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का केस था 26 जजेस की अपॉइंटमेंट का हाई कोर्ट्स में, उसके खिलाफ ये फैसला वो देना चाह रहे थे लेकिन ये उसी तनाजुर में ये मीर हज़ार खोसो को भी बतौर एडहॉक जज ले आए कि ये फैसले में जो है वो उन्हीं का साथ देंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता जुलता फैसला देंगे। इस वजह से उन्होंने एडहॉक जज के तौर पे इनको मीर हज़ार खोसो को ले आए। लेकिन वो जो मीर हज़ार खोसो साहब थे वो उन्होंने जो फैसला था
वो इनके खिलाफ दिया, और उनका भी दरअसल जो पॉइंट ऑफ व्यू यही था, जो चीफ जस्टिस उस टाइम थे जस्टिस सजाद अली शाह, उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो बाद में जब ये 1996 वाला अल जिहाद ट्रस्ट केस आया, तो उसमें जिन जज को, मीर अजार खोसो को उन्होंने एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट किया था, उन्होंने अपने ही अपॉइंट करदा जज की जो है बतौर एडहॉक जज जो है वो गैर कानूनी और आइनी इसको करार दे दिया था। यानी अपने ही जो तैनात शुदा जो जज थे, उसको उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाने चाहिए। तो ये माजी में भी इस तरह एडहॉक जजेस के हवाले से ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब बात करते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो उनको क्यों ये ज़रूरत पेश है कि ये 4 जजेस के हवाले से, और ये जो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और बाज़ जो मखसूस सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है टाइमिंग के हवाले से, और ये कि क्या ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके ऊपर कोई असरअंदाज होने के लिए काजी फायज ईसा साहब अपने कोई हम ख्याल जजेस ला रहे हैं। ये जो 4 जजेस अब एडहॉक के तौर पे ला रहे हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है ये अभी रिसेंटली मार्च 2024 में रिटायर हुए हैं। उसके साथ साथ जस्टिस मुशीर आलम हैं, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल हैं, और उसके साथ साथ चौथे जज जो हैं जस्टिस मकबूल बाकिर हैं। ये 4 जजेस के हवाले से जो पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शायद मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको रिवर्ट करने के लिए ये लगाया जा रहा है। तो उनके नॉलेज में लाने के लिए कि ये जो अभी हुकूमत ने रिव्यू फाइल की है, रिव्यू का जो केस होता है वो कोई नया जज नहीं सुन सकते, वो वही जजेस सुनते हैं जो पहले फैसला दे चुके हैं। यानी जो ये 13 रुकनी बेंच था, ये उससे कोई दूसरा और कोई जज आके ये इसमें रिव्यू वाले बेंच में शामिल नहीं हो सकता। तो ये पीटीआई का ये जो प्रोपेगेंडा है बिल्कुल बेबुनियाद है कि ये शायद इसलिए काजी फायद ईसा साहब जो है वो उसको ला रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक सूरत हो सकती है कि रिव्यू के बाद अगर हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन उसकी अपील फाइल करती है, तो उसमें फिर जो है वो चीफ जस्टिस को बेंच तब्दील कर सकते हैं। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, अभी तो रिव्यू का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि आपके इल्म में है कि काजी फायद ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, और इस हवाले से ये जो मेरा ख्याल है ये जो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरा जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद अ, हुकूमत रेफरेंस फाइल करने जा रही है पीटीआई को बैन करने के हवाले से, तो उसके लिए भी ये हो सकता है। तो उसका भी एक बड़ा ये एक बड़ी फार स्ट्रेच्ड किस्म की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं समझता हूँ कि ये वो की गई है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि अभी हुकूमत ने सिर्फ अनाउंस किया है, जितनी क्रिटिसिज्म हुकूमत के ऊपर आ रही है ये पीटीआई को बैन करने के हवाले से, तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये कोई रेफरेंस फाइल भी किया जाएगा। और जहाँ तक बात है ये जो 4 एडहॉक जजेस की, अब इसमें ये जो आइन में है 17(2) में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, कोई बेंच मखसूस बेंच के हवाले से नहीं कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही होता है कि फुल कोर्ट जो है वो उस केस का फैसला सुनेगी जो रेफरेंस के हवाले से होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फायज का कोई अपनी मर्जी के कोई मखसूस बेंच तश्कील दे के वो इस जो है फैसले को वो किया जाएगा। तो ये दोनों जो साजिशी थीरीज थी जो अब फैलाई जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, ये बिल्कुल मैं ये समझता हूँ अगर आइन कानून की रूह से देखा जाए या फैक्ट्स को देखा जाए तो ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर ये रीजंस नहीं है तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये फिर अपॉइंट क्यों किए हैं ये जो एडहॉक जजेस हैं। तो उसकी रीज़न जो है मुख्तलिफ मेरी जो बात हुई, वो ये कहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस आता है वो अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए वो कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि जब वो रिटायर हो तो उसके जब वो अपॉइंट होता है उससे ज़्यादा केसेस जो है वो उसकी पेंडेंसी हो। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो जब बतौर चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए तो वो 54,000 कुछ जो है वो केसेस थे पेंडेंसी, अब बढ़ के ये कोई 55,000 से ऊपर चले गए हैं जो केसेस की जो पेंडेंसी है उस हवाले से। तो ये किसी भी चीफ जस्टिस के लिए ये एक अच्छा जो है वो नहीं समझा जाता कि अ, उनके रिटायरमेंट के टाइम उनकी जो पेंडेंसी है केसेस की वो अपॉइंटमेंट के टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस हवाले से वो जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो ये चाहते हैं कि जो पेंडेंसी की वो एटलीस्ट उस लेवल से नीचे ले जाएँ जब वो अपॉइंट हुए थे तो उस टाइम से। तो इस वजह से ये 4 जजेस जो हैं ये इसमें उन्होंने वो अपॉइंट किए हैं, और उसकी कोई और अल्टीरियर मोटिव या इस हवाले से कोई वो नहीं है। जहाँ तक बात एक्सटेंशन की है तो वो मैं पहले भी अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि काजी फायज ईसा ने ना सिर्फ जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें भी बारहा उन्होंने वो
लॉ मिनिस्टर ने बल्कि खुद कहा कि काजी फायज ईसा ने सबके सामने कहा कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। इसी तरह उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी ये हुकूमत को पैगाम भेजा था कि वो इस हवाले से इंटरेस्टेड नहीं है। और ये भी कि ना कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह के कोई बिल लाया गया है और ना ही कोई इस हवाले से वो किया जा रहा है। तो ये जो एक कोई रास्ते से चलता हुआ कोई बंदा जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे तो, और जो एक इतने बड़े हाईएस्ट फोरम के ऊपर खुद क्लैरिफाई कर रहा हो कि वो उस हवाले से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो प्रोपेगेंडा किया गया है काजी फायद ईसा को, ये सिर्फ डिस्क्रेडिट करने के लिए। और ये पीटीआई पहले दिन से आपके नॉलेज में भी है कि वो उनका शुरू से काजी फायद ईसा के हवाले से मुखासमत थी, तो इस वजह से वो किया जा रहा था। अदरवाइज जो है वो ये पेंडेंसी का भी अगर देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा उलझाया गया है काजी फायद ईसा को जो सियासी केसेस में, और जो ज़्यादातर जजेस थे पिछले 5 माह से आपने देखा है कि अदालतें जो है ज़्यादातर टाइम ये सियासी मुकदमात के ऊपर खर्च कर रही हैं, बजाय इसके कि जो आम फाइलिन हैं उनको इंसाफ दिया जाए। तो ये जो मेरी इतलात हैं और जो इन्फॉर्मेशन बेस मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो काजी फायज ईसा साहब ने ये जो 4 जजेस लगाने के हवाले से, इसमें कोई इस तरह की ना कॉन्स्पिरेसी, ना कोई जजेस के हवाले से कोई इस तरह का ब्लॉक बनाने का है, या ना ही कोई इस पे कि वो ये पीटीआई को बैन करने के हवाले से या मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है उसको रिवर्स करने के हवाले से है। सिर्फ़ और सिर्फ उनका ये है कि वो लेगेसी छोड़ के जाएँ, तो उनकी जो पेंडेंसी की रेशो है एटलीस्ट वो जब अपॉइंट हुए थे चीफ जस्टिस के तौर पे उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। तो इसी बुनियाद के ऊपर इनको लगाया गया है। बाकी जहाँ तक जुडिशल कमीशन, सवाल ये है कि क्या ये इनको मंजूरी मिल जाएगी 4 एड हॉक जजेस को या नहीं? तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक तो चीफ जस्टिस होते हैं जुडिशल कमीशन के मेंबर, उसके साथ 3 सुप्रीम कोर्ट के और जजेस होते हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, यानी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, दूसरे नंबर पे जो सीनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और तीसरे नंबर पे जो सीनियर जज हैं जस्टिस याया अफरीदी। ये होंगे। एक बार काउंसिल के नुमाइंदा होंगे अख्तर हुसैन है शायद, और चौथे एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो वो जस्टिस मंजूर मलिक हैं। उसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। तो ये इस हवाले से जो कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई इसके ऊपर कोई कंसर्न शो किए भी जजेस ने या किसी ने, तो लेकिन उसके बावजूद भी मंजूरी इसकी जो है वो मुतफिका तौर पे ही मुझे लगता है कि ये हो जाएगी। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस या इस तरह का कोई वो नहीं आएगा मामला। तो ये 4 जजेस जो है वो 19 को उम्मीद है कि ये इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। बहरहाल इस हवाले से और भी मजीद कोई अगर पेशरफ्त हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बात कर लेते हैं इमरान खान का, जो 9 मई के हवाले से अभी हुकूमत ने ये जो ऐलान किया है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो बुनियादी तौर पे जो केस है, जो सबूत हैं, वो 9 मई के हवाले से हैं। मैं इस हवाले से पहले भी बेशतर प्रोग्राम्स कर चुका हूँ 9 मई के जो एविडेंसेस के हवाले से। अभी भी जो मेरी रिसेंट अभी कल मैंने फिर इस हवाले से हुकूमत ने जब ये ऐलान किया, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से बात की कि क्या एविडेंसेस हैं इमरान खान के खिलाफ। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो जेआईटी है उसने कोई 130 के करीब इमरान खान के खिलाफ एविडेंसेस जो है वो इकट्ठे किए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये साबित होता है इमरान खान की 9 मई के हवाले से मास्टरमाइंड के तौर पे उसमें इमरान खान बाकायदा तौर पे अहकामात देते हुए पाए जाते हैं कि अगर वो अरेस्ट हों तो कैंट एरियाज़ में जाना है, किन जगहों पे जाना है। इस तरह के मुख्तलिफ वॉइस नोट्स हैं, मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पार्टी लीडरान को दी गई हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं ये तमाम तर, और फिर जो इमरान खान के अलावा बाकी जो इनडायरेक्ट जो पार्टी लीडरान वो कहते रहे, ये तमाम तर जो है वो कहते हैं कि 130 के करीब उनके पास एविडेंसेस हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान ने प्री प्लान तरीके से ये 9 मई को जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक के हवाले से ये अहकामात जारी किए थे पार्टी के जो वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं उनको। तो उससे ये साबित हो रहा है कि ये 9 मई का जो वाक़या है, ये इसमें इमरान खान ने बाकायदा तौर पे एक मनसूबा बंदी से ये तमाम तर जो है वो कार्रवाइयाँ कराई थी। तो ये वो कहते हैं कि उनके पास मेन एविडेंसेस हैं 9 मई के हवाले से, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की जो जमात है पीटीआई उसको बैन कराने के हवाले से हुकूमत सोच रही है। बहरहाल इस हवाले से भी जो कोई भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।